गुड इवनिंग मित्रों। आज मैं आप लोगों को बर्डन ऑफ प्रूफ और बर्डन और ओनस दोनों के बारे में बतलाने वाला हूं और दोनों में डिफरेंस भी मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, इसके पहले कुछ चीजों को रिकॉल करिए। मैंने कहा था आप लोगों को किसी भी केस को स्टैंड करने के लिए फैक्ट इन इशू होना चाहिए। ठीक है, फैक्ट इन इशू जो है वह होना चाहिए। जब फैक्ट इन इशू होता है और वह फैक्ट इन इशू डिस्प्यूटेड होगा, फैक्ट इन इशू जब भी होगा तो वो डिस्प्यूटेड होगा और उसको प्रूव करना होगा, क्योंकि यदि वह प्रूव्ड हुआ, यदि प्रूव्ड है पहले से, तब ऐसी स्थिति में कोर्ट की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ठीक है, कोर्ट की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जैसे किसी व्यक्ति ने यह कहा या पुलिस ने यह कहा कि उसने मर्डर किया, तो क्या पुलिस का कथन अंतिम सत्य है? एफआईआर कर दिया पुलिस ने कि वह उसने उसका मर्डर किया, यह अंतिम सत्य है क्या? लोगों ने देखा भी, तब भी क्या अंतिम सत्य है क्या? अंतिम सत्य नहीं है। तो उसको प्रूव करना होगा, ठीक है ना, उसे प्रूव करना होगा। और प्रूव किसे करना होगा? जिसने एलिगेशन लगाया है, जैसे प्रोसिक्यूशन। तो ये जो प्रूव करने की बात आती है उसको हम कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। मतलब कि प्रूव करने का जो बर्डन है जिसके ऊपर, प्रूव करने का जो बर्डन है जिसके ऊपर, उसको हम बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। तो भाई जो पार्टी है उसी के ऊपर जिम्मेवारी है जो एलिगेशन लगा रहा है। अब दूसरी तरफ ओनस की मैं बात करूं, हाँ, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वह कांस्टेंट है, वह चेंज नहीं होता है। जैसे क्रिमिनल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, तो वह चेंज नहीं होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एविडेंस जो है की बात नहीं आ रही हो, तो एलिगेशन लगाया गया है, अब उसको प्रूव करे वह। एलिगेशन जो है, एविडेंटरी वैल्यू जहां पर आता है, वहां पर ओनस की बात आती है, वह शिफ्टिंग है। ठीक है ना, वह शिफ्टिंग है। वो सिविल केसेस में ओनस ज्यादा यूज होता है। ओनस किस पर है? जैसे किसी व्यक्ति ने चेक साइन किया, चेक साइन करने के बाद अब दूसरे व्यक्ति ने जो उसके ऊपर आरोप लगाया कि उसने चेक उसे दिया, और जिस व्यक्ति ने चेक दिया वह कह रहा है कि दिया तो मैंने दिया ही नहीं है, ये सिग्नेचर मेरा नहीं किया हुआ है। तो ओनस किस पर आ गया? इस पर आ गया जो अप्रूव करे कि उसका नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ओनस किस पर है? उस व्यक्ति पर भी है जिसने एलिगेशन लगाया है कि वह इसको प्रूव करे कि वह उसी का है। मतलब कि यह जो ओनस है वह शिफ्टिंग है, वो चेंज होता रहता है एविडेंस को प्रूव करने के हिसाब से। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बर्डन ऑफ प्रूफ का और जो ओनस का, वह मैंने आप लोगों को बताया, मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या कहता है एविडेंस एक्ट? एविडेंस एक्ट के 101 से लेकर 114 तक में बर्डन ऑफ प्रूफ, ओनस इत्यादि की बात कही गई है। तो क्या कहता है यह पूरा जो सेक्शन है, जो वह क्या कहता है? यहाँ पर प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस की बात आती है। एविडेंस जो प्रोड्यूस किया गया है और उसका जो इफेक्ट है, वहीं पर बर्डन ऑफ प्रूफ की बात आती है। क्योंकि यदि एविडेंस कोई प्रोड्यूस किया गया है और उसके इफेक्ट के अनुसार यदि वो सजा हो जाती है, तो सजा किसके स्टांस पर होगी? प्रोसिक्यूशन के स्टांस पर होगी। तो यहाँ पर कौन इस बात को प्रूव करने में लगा हुआ है? प्रोसिक्यूशन लगा हुआ है। मानना नहीं मानना किसके ऊपर है? वह मानना या नहीं मानना पूरी तरह से कोर्ट के ऊपर है। ठीक है ना, कोर्ट के ऊपर है। अब क्यों मैं ये अभी आपको बतलाता हूँ, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन पहले भी कर चुका हूँ और मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को जो है शुरू से मैं आप लोगों को बताते चला आ रहा हूँ। प्रोविजन जो भी कहता हूँ, प्रोविजन की बात मैं ज्यादा नहीं करता हूँ, मैं पूरे कॉन्सेप्ट पर ही बात करता हूँ जब कोई किसी भी चीज को पढ़ाता हूँ। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो प्रोविजन कोई भी उठाकर आप देखिएगा तो आपको समझ में आसानी के साथ आ जाएगा। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो। अब जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे प्रोसिक्यूशन जो है एलिगेशन लगाया कि इस व्यक्ति ने मर्डर किया, या इस व्यक्ति ने डकैती डाली, ठीक है ना, या इस व्यक्ति ने रेप किया, ये सारा जो है वह एलिगेशन कौन लगा रहा है? प्रोसिक्यूशन लगा रहा है। जो एलिगेशन कौन लगा रहा है? प्रोसिक्यूशन लगा रहा है। लेकिन क्या यह सत्य है? सत्य होते हुए भी क्या यह माना जा सकता है कि यह सत्य है? सत्य तो नहीं मान सकते हैं,
क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों को बतला चुका हूं कि फैक्ट इन इशू यहाँ पर है, मतलब कि वह विवादास्पद मामला है। दूसरी तरफ कोर्ट यह मानकर चलता है कि वह व्यक्ति इनोसेंट है, क्योंकि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है, याद करिए आप लोग, मैंने आप लोग को बताया क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस यह मानकर चलता है कि जब तक किसी व्यक्ति को सजा नहीं हो गई है तब तक वह व्यक्ति इनोसेंट है। ठीक है, तब तक वह व्यक्ति क्या है, इनोसेंट। इसका मतलब है कि उसको गिल्टी प्रूव करने की जिम्मेवारी कोर्ट की नहीं है, तो गिल्टी प्रूव करने की जिम्मेवारी किसकी है, वो प्रोसिक्यूशन की है। मतलब यह जो प्रूफ है देने का बर्डन किसके ऊपर है, इस किसी भी चीज को, एविडेंस को देने का, एविडेंस का मतलब होता है कि प्रूफ, ठीक है ना, लेमैन के टर्म में हम प्रूफ की बात करें तो एविडेंस जो प्रूफ है उसको देने का भार किसके ऊपर है, उसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। तो इसको हम कहेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। मतलब कि जो कोई आरोप लगाया गया है वहां पर उसे सिद्ध करने की जिम्मेवारी उस व्यक्ति की है जिसने आरोप लगाया है। अब यहाँ क्या है, जब बर्डन ऑफ प्रूफ की हम बात करते हैं तो उसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, हम तोड़ तोड़ कर थोड़ा इसको देखना चाहेंगे। यहाँ पर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड हम करते हैं। पहला क्या है, ये पॉजिटिव बर्डन ऑफ प्रूफ है और दूसरा नेगेटिव बर्डन ऑफ प्रूफ है। पॉजिटिव क्या है, यहाँ पर एफर्म ए फैक्ट, किसी भी फैक्ट को, फैक्ट इन इशू जो है उसको वह सिद्ध करता है, फैक्ट इन इशू जो है उसको वह सिद्ध करता है। लेकिन नेगेटिव क्या है, जो उसको डिनाई करता है। अब मैं बर्डन ऑफ प्रूफ की बात यहाँ पर दो रूप में देख रहा हूं। वहां पर भी उसके ऊपर भी बर्डन है, लेकिन यह बर्डन ये सिद्ध करने का नहीं है, अफर्मेटिव बर्डन नहीं है, वह ये सिद्ध करने का नहीं है कि उसने ऐसा किया। वहां पर उसको अपने बचने के लिए प्रूफ देना है। तो जहां पर प्रूफ की बात आती है, इसका मतलब है कि उसे अपने बचने के लिए जो भार उठा रहा है, बचने के लिए जो भार उठा रहा है और बचने के लिए वह जो सबूत पेश कर रहा है, वहां पर उसके ऊपर भी भार है। यह लेकिन भार क्या है, यहाँ पर यह भार जो है, यहाँ पर जो बर्डन है वह कंपल्सन है। एफर्मेटिव जो है, एफर्म फैक्ट जो है और एफर्मेटिव जो प्रूफ है वह कंपल्सन है कि वह उसको प्रूव करे, क्योंकि वह आरोप लगा रहा है। और जहां पर निगेटिव है, ठीक है, जिसको डिनाई करना है, वह वॉलेंटरली है। वहां पर वह चाहे तो दे और चाहे तो न दे। यहाँ पर कंपल्सन है, जो कि पॉजिटिव टर्म में देखते हैं, फर्म में फैक्ट, मतलब कि उससे जो फैक्ट है, जो फैक्ट इन इशू है उसको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर कंपल्सन है और वहां पर कंपल्सन नहीं है, वहां पर वॉलेंटरली है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दो कैटेगरी में बांटकर देखते हैं। पॉजिटिव प्रोसिक्यूशन के साइड से और नेगेटिव जो है वो डिफेंडेंट के साइड से और एक्यूज के साइड से, अपोजिट साइड से हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पर जो हम देखते हैं कि अब इसे मान लीजिए कि सिविल केस की मैं थोड़ी बात करूं अभी, कि ज्यादातर बर्डन ऑफ प्रूफ सिविल केसेस में ही आता है, क्योंकि क्रिमिनल केस में तो सिर्फ बर्डन ऑफ प्रूफ की जब बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन की ही बात यहाँ पर आती है बर्डन ऑफ प्रूफ की, जो यहाँ पर कंपल्सन है। सिविल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनस का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। सिविल के केस में बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनस का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। अब जैसे दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट है, किस बात को लेकर डिस्प्यूट है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डिस्प्यूट है, जिसमें कहा कि हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम लोगों को यह काम करना है, लेकिन वह जो दूसरा व्यक्ति है वह इस काम को नहीं कर रहा है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, तो वह बाइंडिंग भी है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें एट स्टेक होती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम इस काम को मिलकर करेंगे, हम इस काम को मिलकर करेंगे, तो अब यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में जब एग्रीमेंट हुआ तो उसके साथ साथ, किसी बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें साथ साथ क्या क्या इन्वॉल्व है, समय इन्वॉल्व है, दूसरा क्या इन्वॉल्व है, कैपिटल इन्वॉल्व है,
और तीसरा क्या इन्वॉल्व है? ब्रेन इन्वॉल्व है, क्योंकि हम जब प्लानिंग करते हैं तो यहाँ पर मेरा ब्रेन काम करता है। हम जब समय देते हैं उस प्लानिंग को करने में या उसको एग्जीक्यूट करने में, तो मेरा समय इन्वॉल्व होता है। और इन सारी चीजों को करने के लिए दोनों व्यक्ति जो पैसा लगाते हैं, वहां पर फाइनेंस इन्वॉल्व होता है। अब यदि मान लीजिए कि साल भर तक प्लान करने के बाद कुछ पैसा आपस में जमा करने के बाद या फिर पैसा न भी जमा किया गया हो, तो साल भर समय गुजारने के बाद जो ए और बी के बीच में एग्रीमेंट है, बी कह देता है या ए कह देता है कि नहीं, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन ये रिटर्न एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वह रिटर्न है। तो अब जब कॉन्ट्रैक्ट है तो यहां पर वह व्यक्ति क्या करेगा? वह व्यक्ति केस करेगा, और केस करने के बाद अब इसके ऊपर यह प्रूफ चला आएगा कि उसने जो आरोप लगाया है वह कितना सत्य है। ठीक है ना? यहाँ पर क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ इसके ऊपर चला है, और ओनस किसके ऊपर चला गया? उसके ऊपर चला गया कि वहां पर वह इस बात का सबूत दे, एविडेंस दे कि उसने ऐसा नहीं किया है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपको देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट में ही, कि बिल्डर ने किसी लैंड ओनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। आजकल बहुत कॉमन है, सभी जगह पर बिल्डिंगें बन रही है। लैंड ओनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि यह लैंड पर आप डेवलप करिए चीजों को, और उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बिल्डर जो था, डेवलपर जो था, उसने उस जमीन का समतलीकरण, प्लेन करने का काम करना शुरू कर दिया। लेबलिंग का काम उसने शुरू कर दिया, उसमें पैसा खर्च उसका हुआ। बाद में जो है वो मुकर गया कि नहीं, मैं इस काम को नहीं करूंगा, और मेरे साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। तब ऐसी स्थिति में कॉमर्शियल कोर्ट में मामला जाएगा, और कमर्शियल कोर्ट में जब मामला जाएगा तो यह एग्रीमेंट है, तो यहां पर जो एग्रीमेंट है वो तो प्रूव्ड है, एफर्मेटिव सेंस में ऑलरेडी अप्रूव्ड है। अब उस व्यक्ति के ऊपर ओनस किसके ऊपर चला गया? सेकंड पार्टी के ऊपर, या फिर जो कि डिफेंडेंट है उसके ऊपर, कि वह इस चीज को प्रूव करे कि जो बातें हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था, वह, या जो एग्रीमेंट है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वह झूठा है, या फिर जाली सिग्नेचर किया हुआ है। उसने कहा कि इस पर मेरा सिग्नेचर नहीं है। अब देखिए, पहला ओनस किस पर है? उस पर है कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स है हमारे पास, तो ओनस जो है या बर्डन ऑफ प्रूफ तो इस पर है पहले। तो ये पेपर को जब दिखा देता है, तब ऐसी स्थिति में वह तो शिफ्ट हो नहीं रहा है, कि वह तो फैक्ट्स है, फैक्ट्स इन इशू है। तो यहाँ जो बर्डन ऑफ प्रूफ था वो ऑलरेडी सिद्ध है, ऑलरेडी प्रूव्ड है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है, जो कि लैंड ओनर है, वो ये कह रहा है कि यह जाली है, इस पर मेरा सिग्नेचर नहीं है। चूंकि यह कह रहा है कि यह जाली है, तो ओनस किस पर चला गया कि यह प्रूव करे कि यह जाली है? उस पर नहीं, जो एप्लीकेंट है, जो हुआ नहीं, जो एप्लीकेंट है, जो फर्स्ट, जो जिसने केस किया है, बल्कि उस पर चला गया जो यह कह रहा है कि नहीं, यह जाली पेपर बना हुआ है। ओनस किस पर चला गया? उस पर चला गया। तो यहाँ पर मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा चीज है, एक और एग्जांपल देता हूं। अब टीनेंट और मकान मालिक का झगड़ा बहुत कॉमन है, ये आप लोग सभी जानते हैं। अब एक लैंड ओनर ने टीनेंट को खाली कराने के लिए एविक्शन सूट फाइल किया, और ग्राउंड यह दिया कि यहाँ पर मटेरियली जो है वो इम्पेयर किया जा रहा है उसके बिल्डिंग को। मतलब कि उसको, बिल्डिंग को वह मेंटेन नहीं कर रहा है आदमी, और साथ ही साथ उसको डैमेज भी वो कर रहा है, या फिर उसने डैमेज कर दिया है। अब यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर चला आया? जिसने एलिगेशन लगाया है, क्योंकि यह ऑलरेडी प्रूव्ड नहीं है। जैसे हम कोई पेपर देते हैं, रजिस्ट्री का पेपर दिए तो ऑलरेडी प्रूव्ड है, मैंने एग्रीमेंट का पेपर दिया तो ऑलरेडी वो प्रूव्ड एक सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये प्रूफ नहीं है। तो यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, ओनस जो है, वो किस पर चला आया? यहाँ पर लैंडलॉर्ड पर चला आया, टीनेंट पर नहीं गया। लैंडलॉर्ड को यह सिद्ध करना है कि ये इसने ऐसा किया है और ऐसा हुआ है, तब यह अफर्मेटिव होगा, अदरवाइज नहीं सिद्ध हुआ
तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नहीं सिद्ध हुआ तो ये क्या होगा, ये प्रूफ तो नहीं हो पाएगा। तो ओनस किस पर गया, वह लैंडलॉर्ड पर चला गया। इसी ढंग से आप बहुत सारे एग्जाम्पल को अपने दिमाग में भी आप सेट कर सकते हैं और आप उसके साथ इस चीजों को, जो कॉन्सेप्ट है, उसको आप बैठाकर सोच सकते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, किस पर यह ओनस जाता है। अब एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं, यह भी बहुत कॉमन है। बैंक लोन तो आप जानते हैं कि बहुत कॉमन है। बैंक लोन में कितना फ्रॉड है, यह भी आप जानते हैं कितना कॉमन है। अब यहाँ क्या है कि एक बैंक ने या डीआरटी ने या फिर बैंक ने स्वयं ही सारफेसी एक्ट के तहत क्या किया, जो बैड लोन था उस जमीन को उसने सारफेसी एक्ट के सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 के तहत अटैच कर लिया। मतलब अटैच कर लिया तो उसके पोजीशन में चला गया और उसको अब नीलाम करेगा। अब पोजीशन में ही चला गया उस पर, अब दूसरा व्यक्ति यह क्लेम कर रहा है कि जमीन को आप रिलीज करिए, जमीन तो मेरी है, आपने जिसको लोन दिया है वह मेरा टेनेंट है। देखिए बचने का उपाय कहाँ कहाँ पर होता है। अभी मैं इस पर भी थोड़ा सा और भी एग्जाम्पल आपको दूंगा। अब यहाँ पर वो कह रहा है वो तो मेरा टेनेंट है और ये लैंड तो मेरे नाम से है, ये लैंड जो है वह मेरे नाम से है, तो आप इसको तो अटैच कर नहीं सकते। तो लैंड चूंकि उसके नाम से है तो उसको यह प्रूव करना पड़ेगा कि लैंड उसका है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर चला गया, जिसने यह पिटीशन फाइल किया कि मेरी प्रॉपर्टी को जो आपने अटैच किया है उसको आप रिलीज करिए। अब दूसरे तरफ हम आते हैं, सरफेसी एक्ट के तहत किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया। और आपको ये बता दूं, सेक्शन 13(4) ऑफ द सरफेसी एक्ट के तहत जो अटैचमेंट होता है वो अटैचमेंट जो है वह सिंबॉलिक होता है, वो फिजिकल अटैचमेंट नहीं होता है। क्योंकि बैंक फिजिकली सारे प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकती है, वो सिंबॉलिक रूप में अटैच कर लेती है, पेपर में एडवर्टीजमेंट दे देती है कि इसको अटैच कर लिया गया है। उसके खिलाफ में सेक्शन 17 ऑफ द सरफेसी एक्ट के तहत डीआरटी में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाकर उसका स्टे भी लिया जा सकता है, वो अलग ट्रिब्यूनल का केस है। अब यहाँ पर क्या है, अब लैंडलॉर्ड के दिमाग में कुछ खुरापात आया, किसी वकील के पास गया, हमारे और आपके जैसे वकील के पास गया, क्योंकि खुराफाती बुद्धि तो फिर वकील ही देता है। वो बोला कि भाई देखिए ना, प्रॉपर्टी मेरी तो अटैच कर लिया, अब मुझे बचने का उपाय बताइए। अब वह वकील जो है अपनी बुद्धि लगाया और सरफेसी एक्ट के ही प्रोविजन का हवाला दिया और कहा कि यदि वहां पर कोई टेनेंट है ऑलरेडी, जबकि है नहीं, टेनेंट है, तब ऐसी स्थिति में टेनेंट का राइट बनता है और टेनेंट का भी अपना राइट है और टेनेंट के राइट का इन्फ्रिंजमेंट बैंक नहीं कर सकती है। यह केस आपके ऊपर है, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, लेकिन उसके पहले से वहां पर टेनेंट रह रहा था, तो टेनेंट का राइट है। तो टेनेंट की तरफ से क्या किया जाता है, एक स्टे पिटिशन फाइल करा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अब ये प्रूव कैसे होगा, फिर बोला कि वकील साहब आप बताइए कि इसको प्रूव कैसे करें कि मेरा टेनेंट है। तो टेनेंट को प्रूव करने के लिए फिजिकल प्रेजेंस तो जरूरी नहीं है, एग्रीमेंट पेपर जरूरी है। तो अब उनको फिर सलाह दिया गया, आप बैक डेट में स्टैम्प पेपर निकालिए और स्टैम्प पेपर, या फिर आपके पास बैक डेट में स्टैम्प पेपर है, आजकल तो बैक डेटेड स्टैम्प पेपर नहीं मिलता है क्योंकि आजकल ऑनलाइन है, पहले ये सब होता था कि अभी भी बहुत सारे स्टैम्प वेंडर के पास रहता है वह, या फिर बहुत सारे लोग रखे रहते हैं। बैक डेट में आप जाकर क्या करिए, बैक डेट में एग्रीमेंट बना लीजिए किसी टेनेंट के नाम से और उसके तरफ से आप डीआरटी में जाकर सेक्शन 17 में स्टे के लिए प्रेयर कर दीजिए, आसानी के साथ स्टे मिल जाता है। अब वो क्या किया कि उसके पास स्टाम्प पेपर था 5 साल पुराना या 2 साल पुराना, जब वह लोन लिया था उसके पहले के डेट का होना चाहिए, मेक इट ए पॉइंट, लोन दिया था तो उसके पहले के डेट का होना चाहिए। तो अब यहाँ पर वह क्या किया कि लोन लेने के डेट के 1 साल पहले से वह क्या हुआ, एग्रीमेंट पेपर बना दिया और एग्रीमेंट पेपर बनाने के बाद उसी व्यक्ति से उसने फाइल करवा दिया डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में कि यहाँ तो मैं 5 सालों से रह रहा हूँ और प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया।
तो मुझे तो इस ढंग से खाली नहीं कराया जा सकता। प्रोविजन है सारफेसी एक्ट में, उसके तहत डीआरटी स्टे दे देता है। अभी स्टे दे दिया था तो प्रॉपर्टी बच गई, अब डिस्प्यूट में चला आया। तो यहां पर जो है बचाने का ओनस जो है किस पर चला आया, मकान मालिक पर चला आया। और अब जो है यदि उसको नोटिस बैंक भेजता है या फिर डीआरटी भेजता है कि आपका किराएदार है कि नहीं, अप्रूव करिए आप, तो यहाँ पर ओनस किस पर आया, मकान मालिक पर आया। ठीक है ना, यहाँ मकान मालिक पर आया और वह टेनेंट पर भी आया क्योंकि उसने केस को फाइल किया है। ओनस आया कि मैं टेनेंट हूं वहां पर, तो ओनस को कैसे वो प्रूव कैसे करेगा, वो करेगा एग्रीमेंट पेपर के द्वारा। तो इस ढंग से जो है, इस ढंग से चीजों को बर्डन ऑफ प्रूफ है उसके द्वारा, बर्डन ऑफ प्रूफ है ओनस जो है उसके द्वारा कैसे चीजों को प्रूव किया जाता है और कैसे चीजों को डिस्प्रूव किया जाता है, दोनों चीजें। वकील का काम सिर्फ यह नहीं है कि जहां पर सीधा सीधी केस आए उस केस को लड़ना, तो फिर वहां पर वकालत वह नहीं है। मैंने आप लोगों को कहा था कानून में कहाँ छेद है उस चीज को देखिए और तब आप अपने क्लाइंट को बचा सकते हैं। जैसे मैंने भी आप लोगों को सेक्शन 17 का हवाला दिया और टीनेंट की बात मैंने कही, टीनेंट के प्रोविजन को सामने लाया। अब इसी ढंग से किसी व्यक्ति ने डिवोर्स पिटीशन फाइल किया। अब डिवोर्स पिटीशन फाइल किया तो ग्राउंड क्या लिया, अलग रहने का। वो डिजर्सन का ग्राउंड लिया कि वह उससे अलग रहती है, और दूसरा ग्राउंड लिया कि वह मेंटली वह डिजॉर्डर कंडीशन में वह है, मुझे धोखा देकर शादी कर लिया गया, वह मेंटली डिरेल्ड है और वह मेरे से 2 साल से अलग रह रही है। ये दोनों ग्राउंड डिवोर्स पर एप्लीकेबल होता है। तो यहां पर जब एप्लीकेबल होता है तो यहां पर प्रूव करने की जिम्मेवारी किसकी है, क्या उस पर है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, क्या ओनस उस पर है, उस पर नहीं है। उसको यह भी नहीं प्रूव करना है कि वह पागल नहीं है, उसे यह भी नहीं प्रूव करना है कि वह अलग नहीं रह रही है। अब पूरी तरह से जो है वह किस पर है, बर्डन ऑफ प्रूफ या ओनस किस पर है, वो हस्बैंड के ऊपर है जिसने उसके ऊपर आरोप लगाया है। तो इसको हम कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। अब ओनस जो है वो हमेशा शिफ्ट होता रहता है। जैसे कोई एविडेंस व्यक्ति ने दिया और ये कहा कि यह एविडेंस है, तो यहाँ पर ओनस उसके ऊपर था, बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर था जिसने आरोप लगाया था। लेकिन अब इसने काउंटर एविडेंस अपना कोई दे दिया, काउंटर एविडेंस अपना कुछ दिया, तो अब उसको काटने के लिए फिर उसने जो आरोप लगाया कुछ और एविडेंस देगा। इसको हम ओनस कहते हैं। ओनस जो है वो ऑलवेज शिफ्ट होता रहता है, कभी इधर शिफ्ट होगा कभी उधर शिफ्ट होगा। आप क्रिमिनल केस में ध्यान दीजिए कि क्रिमिनल केस में बर्डन ऑफ प्रूफ या फिर ओनस शिफ्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सिविल के केस में ओनस ऑफ प्रूफ जो है वह लागू होता है। क्रिमिनल के केस में ओनस ऑफ प्रूफ लागू नहीं होता है, और क्रिमिनल के केस में बर्डन ऑफ प्रूफ की थ्योरी लागू होती है, ठीक है, जो कि शिफ्ट नहीं होता है। वहां पर एक बार आरोप लगा दिया तो आरोप लगा दिया। अब उसके ऊपर ऐसा नहीं कि उसने अपना बचाव कर लिया, जो कि अपोजिट पार्टी है उसने अपने एविडेंस में कुछ दे दिया बचाव का, तो वहां पर कुछ दूसरा एविडेंस वो लाकर उसके काट में दे रहा है। उसने उसे जो देना था वह दे चुका। यदि वह बेहतर एविडेंस उसके काट में एविडेंस देता है तो रिहाई होगी, नहीं देता है तो सजा होगा। तो यहाँ पर वो शिफ्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर जो नेगेटिव जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उसका उपयोग कर कर वह रिहा हो रहा है। लेकिन सिविल के केस में ओनस जो है वह शिफ्ट, उसका कैरेक्टर ही है शिफ्ट होने का, कभी इधर और कभी उधर। इसीलिए सिविल का केस जो होता है वो दोनों तरफ से बार बार डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया जाता है, और यहाँ पर ओनस दोनों पर चला आता है, ओनस ऑफ प्रूफ दोनों पर चला आता है, शिफ्ट होता रहता है, कभी इधर और कभी उधर। यदि उसने एविडेंस दिया तो उसको प्रूव करना है, ओनस इस पर चला आया। यदि उसने कुछ एविडेंस दिया, अब इस पर ओनस शिफ्ट हो गया कि अब इसको प्रूव करना है कि उसने जो दिया है वह गलत है। अब बर्डन और ओनस को बहुत ही अच्छे तौर पर डिफाइन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के केस के द्वारा और गुजरात हाई कोर्ट के केस के द्वारा। अभी जो मैंने आप लोगों को बतलाया
उसी को उसने डिफाइन किया है। अब इसमें गुजरात हाई कोर्ट ने रणछोड़ भाई सोमाभाई वर्सेस बाबू भाई का जो केस है 1982 का, उसमें इसने डिफाइन किया है इसको भी, जो मैंने आप लोगों को कहा। और ये गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा वह जजमेंट दिया गया है। ऑल इंडिया रिपोर्टर में रिपोर्टेड केस है ये। गुजरात के केसेस 308 और 310 पेज नंबर। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जजमेंट दिया है। क्या दिया हुआ मैं आपको बताता हूँ, पहले केस में आप लोग को बताता हूँ। अब्दुल्ला मोहम्मद वर्सेस स्टेट जो है ये 1980 का केस है। यह सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट केसेस 1980 के वॉल्यूम 3 में है, पेज नंबर 110 में। दूसरा एक और भी केस है जो कि 1964 का है, जिसने बर्डन और ओनर्स को डिफाइन करने की कोशिश की है। यह केस है राघवम्मा वर्सेस चेंचम्मा। राघवम्मा वर्सेस चेंचम्मा ऑल इंडिया रिपोर्टर में यह रिपोर्टेड केस है। ये 1964 का केस है। इस में रिपोर्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 136। अब यहाँ पर क्या कहता है, इसको मैं जो कोट किया हुआ वर्ड है उसको मैं बताता हूँ। देयर इज एसेंशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ओनर्स ऑफ प्रूफ। दोनों के बीच में जो अंतर है वो सुप्रीम कोर्ट उसको डिफाइन कर रहा है। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन हु हैज टू प्रूव ए फैक्ट एंड इट नेवर शिफ्ट्स। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वह किस पर लाई कर रहा है, जिसने आरोप लगाया है और उसको फैक्ट को प्रूव करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि व्यक्ति ने मर्डर किया या प्रोसिक्यूशन कर रहा है, कोर्ट तो नहीं कर रहा है। तो अब यह बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर चला गया, प्रोसिक्यूशन पर चला गया। यह नेवर शिफ्ट्स, यह सीधे क्या कहता है, द हु हैज टू प्रूव ए फैक्ट एंड इट नेवर शिफ्ट्स। ये कभी चेंज नहीं होता है, इधर से उधर जंप हुआ नहीं करता है। अब यहाँ पर ओनर्स के बारे में क्या कह रहा है, सच ए शिफ्टिंग ऑफ ओनर्स, जैसे ओनर्स शिफ्ट होता रहता है, जो मैंने भी आप लोगों को समझाया। और सच ए शिफ्टिंग ऑफ ओनर्स इज कंटिन्यूअस प्रोसेस इन द इवेल्युएशन ऑफ एविडेंस। मैंने आप लोगों को कहा कि एविडेंस यदि इसने दे दिया और उसके इवेल्युएशन उसके पक्ष में गया, तो दूसरा पक्ष जो है क्या है, दूसरा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देगा, क्योंकि ओनर्स उस पर शिफ्ट हो गया। तो बर्डन ऑफ प्रूफ नेवर शिफ्ट्स वेयर एज ओनर्स शिफ्ट्स ऑलवेज। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यह कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये सिविल के केस में यह एप्लीकेबल है। मेरे ख्याल से इसको आप लोगों को बहुत ही क्लियर हो चुका होगा। और अब आप ही हम, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से इस चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मुझे भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज को थोड़ा सा समझिए। कुछ और केस लॉ की चर्चा भी मैं कर दूं कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उसका दो पार्ट फिर है। पहला है तो लीगल बर्डन, बर्डन ऑफ स्टैप। जैसे कि मान लीजिए मैं पीसी एक्ट की बात कर रहा हूँ, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति जो है वो घूस लेते हुए पकड़ा गया। अब घूस जो दिया गया वह एंटी करप्शन ब्यूरो किसी आदमी को भेजता है और वह नोट पर कुछ कलर वगैरह लगाकर भेजता है। ये क्यों भेजता है, क्योंकि ओनस उसके ऊपर है जो आरोप लगा रहा है। तो प्रूव करने के लिए वह वैसे नोट की गड्डी को भेजता है। यदि वैसा सपोज करिए कोई इंडिपेंडेंट पर्सन सीधे रुपए को उसके पास जाकर देता है और वह उसके पोजीशन में पकड़ा जाता है, लेकिन एसीबी ने उस पर कोई दाग नहीं लगाया, तब ऐसी स्थिति में उसके पोजीशन से 1 लाख रुपया मान लीजिए निकला, तो एसीबी को यह प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है, आरोप वो लगा रहा है। लेकिन अब यहाँ जो पोजीशन में है वहां पर एविडेंटरी बर्डन अब किसके ऊपर चला आया, वो आरोप वो लगाया तो वो लीगल बर्डन था। वो क्या था, लीगल बर्डन था। अब यहाँ एविडेंटरी बर्डन चलाया किसके ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर जिसके हाथ में वह पैसा पकड़ाया। अब यदि वो उसको प्रूव कर देता है कि उसका पैसा है, बर्डन ऑफ प्रूफ, यदि एविडेंटरी बर्डन जो उसके ऊपर है वो यदि प्रूव कर देता है कि उसके पास उसका पैसा है, तब ऐसी स्थिति में एसीबी जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उसके ऊपर था, प्रोसिक्यूशन के ऊपर लीगल बर्डन जो था वह यहाँ पर जब शिफ्ट हुआ इसके ऊपर एविडेंटरी बर्डन के रूप में, तो यह मुक्त हो जाता है। ठीक है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस वासुदेव रामचंद्र
कैडल वार, ठीक है, और 1981 का यह रिपोर्टेड केस, सुप्रीम कोर्ट केसेस वॉल्यूम 3 और पेज नंबर 199। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को गार्डियन ऑफ प्रूफ और ओनर्स समझ में आ गया होगा।